to document the draft. We have used the terms here despite. Hey guys, welcome back to Life and Law with Jia, and this is episode 2 of ड्राफ्ट विद मी सीरीज. एंड आज हम ड्राफ्ट करेंगे लीगल नोटिस को. सो बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हम लेने वाले हैं ये है कि एक टेनेंट है जो लास्ट 3 मंथ से हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट ऑन नॉट पेइंग द रेंट, एंड उसका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म भी हो गया है एंड ही नीड्स टू वेकेट द प्रेमिस नाउ. And this is what we are going to make a draft legal notice for our client. And just a disclaimer that I'm just a law student, I'm not a professional advocate, and I'm just learning alongside you guys. So I have learned this, I have already gone through the draft I'm going to make today. And secondly, I've also taken feedback from my senior about it and who advocate, and that's why I'm going to document the draft, and you can see how it is drafted. So let's get down with it. Guys, so this is the format. Basically आपको इसमें सबसे पहले होता है लेटर हेड मेन रखना होता है. टाइम्स न्यू रोमन इज द फॉन्ट दैट वील यूज, एंड देन 12 फॉन्ट इज राइट. एंड एज आई सेड बिफोर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी उसमें फॉर्मेट जो कि हम अपने सीनियर्स का या फिर जिस भी फॉर्म के अंडर हम काम कर रहे होते हैं उनका फॉलो करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्मेट विच आई सॉ इन एवरी लीगल नोटिस, एंड विच इज़ वाई आई हैव ऑल्सो रिटन इट डाउन लाइक दिस. बट दिस पार्ट कैन ऑलवेज बी changed as per your senior's reference, right? And then we'll put it in a legal form. We'll see if this is in a legal form, US legal. And सबसे पहले आता है एडवोकेट का द लेटर हेड, ठीक है. उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि हमने एडी, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हमने मोड ऑफ डिलीवरी को अच्छे से बताया है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स. उसके बाद रेफरेंस नंबर आ जाता है, नंबर एंड डेट, इंक्लूडिंग अ रेफरेंस नंबर एंड डेट विच हेल्प्स इन ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग लीगल रिकॉर्ड्स, राइट. एंड देन उसके बाद हमने अपना रिसीवर का एड्रेस वगैरह सबको वो देना होता है कि ताकि हम टारगेट मेन कर सके कि हम किसके लिए नोटिस लिख रहे हैं. एंड देन सब्जेक्ट विच इज अ लीगल नोटिस, और ये इंडिकेट करता है कि द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट शोज नो एम्बिग्यूटी एंड शुड रिमेन अबाउट द इंटेंट. तो हमारे जो पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए होता है ये. नाउ विल स्टार्ट राइटिंग. So we'll write under the instructions from my client, and then we'll write whoever is the landlord, उनका नाम हम डालेंगे, the rightful owner and landlord of the premises residing at whatever is the property का address herein referred to as the property. I do hereby serve you the following legal notice. So basically ये किस लिए होता है कि this confirms that who the client is and gives the advocate the authority to issue the notice. And हम ये कह रहे हैं कि we are just the representatives. हम ये clearly ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ एक representatives है, हम अपने behalf पे नहीं, हम client के behalf पे, और उन्हीं के instruction से ये legal notice लिखे जा रहे हैं, ठीक है. एंड हमने ये क्यों करा, herein referred to as the property. इसका मतलब हम होता है कि अब हमें जस्ट टू क्लैरिफाई कि अब हमें दोबारा ये सेम पूरा का पूरा एड्रेस दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ द प्रॉपर्टी लिखेंगे एंड उनको पता होगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया. इट्स जस्ट अ लीगल वे टू से कि हाँ हम थोड़ा वर्डिंग्स कम करने के लिए होता है. दैट माई क्लाइंट एंड यू एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट dated 101/2/25. It's a very hypothetical situation. In a very hypothetically कोई भी डेट उठा लिया है which was duly signed by both the parties as per you were to pay a monthly rent of rupees
This is the monthly rent, 20,000 rupees for the property on or before the first of each month. सो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे हमने क्या करा है कि दैट माई क्लाइंट देन यू एंटर इनटू लीज एग्रीमेंट डेटेड दिस मच, ये इसलिए है कि इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड टर्म्स एग्रीड अपॉन साइट स्पेसिफिक डेट एंड रेंट एग्रीमेंट. ठीक है, ये सारे हमने बताना है, हमने ये सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर देना है ताकि दूसरे बंदे को पता हो कि हम बात किस फैक्ट्स की कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इसकी टोन हमेशा ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल रहनी चाहिए. एंड इसमें टर्म्स जो यूज हुई है, सबसे पहले हुई है लीज एग्रीमेंट, देन मंथली रेंट, देन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. तो लीज एग्रीमेंट हमें पता है क्या है. लीज एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो एक टेनेंट या लैंडलॉर्ड के साथ होता है. इट इज डन बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड. ये इसलिए करा जाता है कि वेयर इन दे डिफाइन द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट एंड कि हम ये प्रेमिसेस को यूज करेंगे, इतने टाइम के लिए करेंगे, ये कंडीशंस पे करेंगे, इसके अलावा हम किसी को सबलीज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते. ये सब जो टर्म्स होती हैं ये डिफाइन करता है लीज एग्रीमेंट. मंथली रेंट वही जो उनको उस स्पेस के लिए देना पड़ता है. एंड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट जैसे आई टोल्ड यू द क्लॉजेस द कंडीशंस की तुम ये चीजें कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो अब हम करेंगे दैट इट इज विद रिग्रेट. सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ना जो भी ब्रीच हुआ है ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का वो हम मेंशन कर रहे हैं, जो हमारी फॉर्मल डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं नोटिस में ही. ठीक है, बट इट शुड नॉट बी इन अ वेरी हॉस्टाइल वे. हम बहुत सिस्टमैटिकली इन अ सिविल वे हम ये चीज को मेंशन आउट करेंगे. तो हमने तुम्हें कहा था बट देन यू हैव फेल्ड टू मेक टाइमली पेमेंट्स. ठीक है, फॉर द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पास्ट 3 months, specifically for the months of April, May and June of the year 2025. We have to make sure that we have in detail mentioned everything so that कल को अगर ये कोर्ट में जाता है नोटिस तो there isn't any kind of ambiguity remained in the notice, ताकि वो लोग ये क्लेम ना कर सके कि they didn't know about this thing, we never raised a question on their part about something. So we should make sure कि हम उसमें जितना डिटेल हो सके वो मेंशन करें जो सही है. So we have used the terms here despite several reminders. ठीक है, ये हम यहाँ से फॉर्मल ये बता रहे कि हमने तो तुम्हें बहुत बार कहा था बट तुमने उसके बाद जाके हम इस लीगल नोटिस पर एक्चुअली आए हैं इतना रिमाइंड करने के बाद. एंड नोटिस सेंड टू यू ऑन द डेट ऑफ रिमाइंडर्स, यू हैव failed to clear the outstanding dues. So outstanding dues are the payments. It's like a payable amount which has to be paid. Like जो अभी ये month let's say over हो गया तो अब जितना पैसा है वो payable बन गया तो वो outstanding dues हो गए on the part of the tenant from the landlord. तो अब landlord को इतना part pay करना है basically. ठीक है, and have not paid the rent. The total amount is rupees 60,000 for the aforementioned months. हमारे तो ये वर्ड में ऑब्वियसली उसको नहीं पता कि हमने ये डिटेल में और ये लीगल जागर थोड़ी ऐसे थोड़ा ड्रामेटिक और थोड़ा ज्यादा ऐसे लिखना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग दिस ब्लू लाइन. दैट इन व्यू ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ रेंट and continued failure to adhere to the terms of the lease agreement, you are hereby request to vacate the property and hand over the property. मतलब जो हमने एड्रेस पहले लिखा था, and hand over peaceful possession of the same to my client within 15 to 30 days. मतलब ये मैंने 15 to 30 days लिखा है बट जब हम नोटिस एक्चुअली करेंगे वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कितना टाइम, और जितना हमारे लिमिटेशन एक्ट में लिखा है उसमें आई गेस 30 days की लिमिटेशन दे रखी हुई है. प्रॉपर्टी वाले एक्ट में, ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी एक्ट में 15 के समथिंग लाइक दिस इज देयर. सो वी हैव टू सी चेक दैट ऑल्सो एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर कि डेडलाइन को इतना क्लियर देना है हमने क्या कर रहे हैं. तो ये जो पैराग्राफ था तो ये इसलिए था कि यू आर
हेयर बाय रिक्वेस्टेड, मतलब बेसिकली हम डिमांड कर रहे हैं इस चीज में कि आपको ये इतने टाइम में वेकेट करना पड़ेगा, इस नोटिस के हिसाब से हम ये डिमांड कर रहे हैं। और टर्म्स हमने क्या वेकेट यूज करा वेकेशन के लिए, पीसफुल पोजेशन, ठीक है, मतलब वो पीसफुली हमें प्रॉपर्टी दे दे। दैट फेलियर टू कंप्लाई विद दिस डिमांड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम विल कंपेल my client to initiate legal proceedings for eviction under section 106 of the Transfer of Property Act। हमने स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, तो जो हमें बताता है कि हमारे पास ये लीगल राइट है, हम इसके अंडर तुम्हारे खिलाफ आगे केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे अंडर ये केस फाइल कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह से हमने एक स्टर्न वार्निंग देनी है विद द लीगल बैकिंग, सीकिंग योर इमीडिएट एविक्शन, मतलब तभी तुम निकल जाओ, along with recovery of all outstanding dues as said before। outstanding dues मतलब जितने भी तुम्हारी पेमेंट हमें देने वाली है उसको दे के और तब तुम्हें निकलना है। लीगल कॉस्ट एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपनी लीगल कॉस्ट का भी इसमें इंक्लूड करें, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि आगे जाके अगर कोई भी ऐसे लीगल प्रोसीडिंग या सूट्स होते हैं तो हमारे क्लाइंट को इतना बर्डन ना झेलना पड़े, जब क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे लेने आया है, उसके बाद उसको इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। सो तुम्हारी वजह से उसको ये सब स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो यू शुड पे फॉर इट। सो द टर्म्स यूज्ड अभी तक है इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, एविक्शन, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ्स जो अब हम करने वाले हैं। दैट प्लीज बी एडवाइज्ड इफ यू फेल टू वेकेट द प्रॉपर्टी और मेक द नेसेसरी पेमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड time, we will be filing an eviction suit in the appropriate court. Additionally, my client reserves the right to recover any unpaid rent, damages or legal expenses arising out of the matter. I therefore call upon this legal notice, trusting that you will take immediate action to resolve this matter and avoid further legal consequences. Please consider the notice as a final demand for the payment and eviction. This is like a summary of the notice as a last opportunity to comply, right? Now हम side में, it's usually सारे notices में ये right hand side था, तो इसीलिए मैंने लिखा yours faithfully, एडवोकेट का सिग्नेचर, एडवोकेट का नाम, क्योंकि ये एडवोकेट की तरफ से जा रहा है तो वो उन्हीं की तरफ से ये जाएगा। एंड देन कॉपी फॉरवर्डेड टू हुज़ोएवर। लेट्स से अगर वो एक बंदा नहीं है, तुम्हारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे लोगों ने करा है, तो तुम उन सबको अगर लेट्स से, या फिर यही प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों के नाम से ये रेंट है, तो तुम उन्हीं सबको भेजोगे, या जिसे तुम लगता है कि ठीक लगता है कि जो कंप्लाई कर सकता है इसमें या वो कर सकता है, तो तुम उसको भेजोगे ये नोटिस। तो इसीलिए कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन टू दिस इज पर्सन, जस्ट टू बी क्लियर। बट वैसे तुम एडवोकेट तक खत्म कर सकते हो इस चीज को। ऑल्सो फॉर्मेट एग्जाम सेम थिंग, ऑलरेडी जो तुम्हारे एक बार फॉर्मेट का देख लेना, मतलब मेरा मेन फोकस था कि हम एग्जैक्टली लीगल नोटिस कैसे लिख रहे हैं, उसकी बॉडी कैसे होने वाली है, हमने वो देखा आज, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे कर दिया हमने, अगर लेट्स से रिसीवर, यहाँ पे हम हर एक बंदे का जिसको हम ये भेज रहे हैं, जिसको हमने एक्चुअली भेजना है, तो अगर लेट्स से 2 रिसीवर है तो हम 2 रिसीवर भेजेंगे, और फिर नीचे इसीलिए कॉपी फॉरवर्ड टू उन लोगों का, उनका एड्रेस ऊपर जाएगा रिसीवर में। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा एक था तो अब कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब हम एक बार एडिटिंग के लिए चेक कर लेंगे इसको, ग्रामर जैसे ये हो गया, सी इसको कुछ नहीं, हम कर देंगे इग्नोर, स्टॉप चेकिंग फॉर दिस। सो दिस इज अ लीगल नोटिस विच इज रेडी।